नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल गाइड 360 के जजमेंट सीरीज में। तो दोस्तों, आज हम जिस जजमेंट की बात करेंगे उसका नाम है प्रमोद कुमार शुक्ला वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर। ये 19 अगस्त 2026 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड की गई है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें डिस्कस किए गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन तो ये हो जाता है कि क्या 156(3) रिजेक्ट हो जाती है अगर आपकी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के यहां से, क्या उसके बाद पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है उसी फैक्ट के ऊपर। दूसरी बात, क्या मजिस्ट्रेट से तो रिजेक्ट हो ही गई है, उसकी रिवीजन भी करी गई है सेशन में, सेशन से भी वो चीज रिजेक्ट हो गई, क्या उसके बाद एफआईआर कराई जा सकती है? एक क्वेश्चन तो ये होगा। तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये कि क्या रेस जुडिकाटा वो एप्लीकेबल होता है क्या, या चौथा क्वेश्चन जो ये है, क्या पुलिस अथॉरिटीज को जो इन्वेस्टिगेशन करने और एफआईआर करने की जो वैधानिक पावर मिली है, क्या मजिस्ट्रेट के 156(3) रिजेक्ट करने से वो पावर खत्म हो जाती है? तो इस तरह के सभी क्वेश्चंस को आज की इस जजमेंट में हम समझेंगे। और साथ ही कुछ क्वेश्चन ये भी है कि मजिस्ट्रेट जब 156(3) डिसाइड करता है तो क्या वो मेरिट पे डिसाइड करता है, मेरिट ऑफ फैक्ट डिसाइड करता है, क्या वो किसी एक्यूज के ऊपर क्या ऑफेंस बनता है क्या नहीं बनता है ये डिसाइड करता है, कि वो गलत है या सही है ये साबित करता है, ये चीज देखनी होती है उस टाइम पे। तो क्या मजिस्ट्रेट की ड्यूटी होती है 156(3) के अकॉर्डिंग, क्या क्या पावर्स होती हैं, वो इस जजमेंट के अंतर्गत हम समझेंगे। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है आपको अभी समझ में भी नहीं आया हो कि 156(3) क्या होती है, रेस जुडिकाटा क्या होता है। तो ये सारी चीजें एक एक करके मैं इस जजमेंट के अंदर आपको आज समझाने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों मेरा हमेशा से यही रहा है कि कोई जजमेंट को समझने से पहले आपको उस जजमेंट के ब्रीफ फैक्ट क्या है वो पता होना चाहिए, यानी स्टोरी उसके पीछे की पता होनी चाहिए कि स्टोरी के फैक्ट क्या थे। जब स्टोरी के फैक्ट पता होंगे तभी आप उसके पीछे का लॉ समझ पाएंगे, प्रोसीजर समझ पाएंगे, और जो सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंतर्गत हेल्ड किया है, जो निर्धारित किया है, आप उसको समझ पाएंगे। अगर आपको स्टोरी नहीं पता है ना तो आप कुछ भी नहीं समझ सकते। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि 2023 में जो कंप्लेनेंट है, शिकायत करता है, उनकी मुलाकात एक जो अपीलांट है सुप्रीम कोर्ट में उसके साथ होती है। यानी ऐसे समझो दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति इसमें जो कंप्लेनेंट है, अब कंप्लेनेंट वही होता है जिसे कोई ग्रेवियांस हुआ हो, यानी कोई उसे लॉस हुआ हो, हार्म हुआ हो, इंजरी हुई हो, तो वही कंप्लेंट होगा। तो इसमें क्या है कि एक जो ऐसे मान के चलो आपके एक ए व्यक्ति वो कंप्लेनेंट है और बी व्यक्ति जो है इसमें वो अक्यूज्ड है, आप ऐसे मान के चलो। अब ए और बी की दोस्ती भी थी, जान पहचान भी थी। तो ये जो बी व्यक्ति है ये क्या इसको प्रलोभन देता है, ए को प्रलोभन क्या देता है कि इसकी डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा निदेशालय में बहुत अच्छी जान पहचान है और ये जॉब लगवा देता है वहां, और कई लोगों की इसने लगवाई भी हुई है जॉब। तो ये जो ए व्यक्ति है ये अपने बेटे के लिए और अपने पोते के लिए यानी सन और ग्रैंडसन दोनों के लिए बात कर लेते कि इनकी जॉब वहां पे लगवा दो, और ये जो बी पर्सन है ये इस चीज के लिए एग्री हो जाता है। अब इसके एवज में इनकी बातचीत चलती है, सारी चीजें होती हैं, और थोड़ा ज्यादा कंफर्म करने के लिए ये जो कंप्लेनेंट है जो ए व्यक्ति है, ये जो बी के फादर हैं उनके इनके घर भी जाता है एक दिन। उनके फादर से जब उनकी बात होती है उसके फादर जो है बी के वो भी एश्योर कराते हैं कि मेरे बेटे ने कई लोगों की जॉब वहां लगवा दी है, बहुत पहले से कई लोगों की लगवा दी, और कई बार नहीं भी लगती है तो ये पैसे भी वापस हो जाते हैं पर जॉब लग ही जाती है। तो अब इसको पक्का भरोसा हो जाता है कि मेरे बेटे की और मेरे ग्रैंडसन की जॉब लग जाएगी, और इसके लिए 20 लाख रुपए में सौदा होता है कि 20 लाख रुपए का खर्चा आएगा दोनों के लिए और जॉब लग जाएगी। अब उसके लिए ये क्या करते हैं, 4 ट्रांजेक्शन एसबीआई बैंक से करते हैं। ए किसके लिए, बी के अकाउंट में
50,000 की करते हैं, फिर 25 की करते हैं, फिर 50,000 की करते हैं, फिर 50,000 की करते हैं। तो ऐसे करके 1,75,000 रुपए की ये ट्रांजेक्शन जो बी पर्सन है इसके अकाउंट में कर देते हैं। पर अब जब इनको पता चलता है कि यहाँ पे तो कुछ इंटरव्यूज वगैरह भी नहीं हुआ है, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ फंक्शन ही नहीं है, चीजें सारी फर्जी हैं, सब कुछ है, जब इन्हें ये रियलाइज हो जाता है तो इससे पैसे मांगने के लिए होते हैं कि भैया ये चीजें। तो ये जब उसके घर जा रहे होते हैं, बी के घर जब जा रहे होते हैं, ए जो कंप्लेनेंट है हमारा, तो बी इनको रास्ते में ही मिल जाता है एक हॉस्पिटल के पास प्रयागराज में। तो जब हॉस्पिटल में के पास ये मिल जाते तो वहां इनकी बात होती है कि हमारे पैसे लौटा दो, इस तरह की चीजें होती हैं। तो जो बी है ना वो इनको थ्रीट कर देता कि तुम्हें हम जान से मार देंगे और फर्जी केस में भी फंसा देंगे अगर तुमने दोबारा से पैसे ऐसे की बात करी, कहीं डिस्कशन करा। और ये जो ए है इनको तो गाली देता ही है, साथ में इनके घर वालों को भी गाली देता है, घर वालों को भी थ्रीट करता है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसे करके चीजें बहुत सारी होती हैं। अब उसी दिन जो ए है, अब सिंपल सी बात है, जिसके साथ कोई हार्म हुआ है कुछ, तो वो क्या सबसे पहले पुलिस को ही अप्रोच करता है। तो ये जो ए पर्सन है ये पुलिस को अप्रोच करते हैं सेम डे, पर पुलिस इनकी सुनती नहीं है और इनको भगा देती है ये कह के कि सिविल मामला है। इसके बाद भी ये फिर पुलिस को अप्रोच करते हैं, कई बार एविडेंस भी देते हैं कि देखो ये ट्रांजेक्शन हुई हैं, ये हुई हैं, पर वो सारे एविडेंस उस टाइम नहीं दे पाते हैं। जैसे कॉल रिकॉर्ड हो गई है ना, कि उससे रिगार्डिंग जो बात हुई, ये सब एविडेंस उस टाइम पे ये नहीं दे पाते क्योंकि इनके पास थे भी नहीं वास्तविक उस टाइम पे। तो इन बिटवीन ये क्या करते हैं फिर कि उनका जो एसपी है, एसपी को लिखते हैं, हायर अथॉरिटी को, वहां पे भी कोई सुनवाई नहीं होती है और फिर ये फाइनली 156(3) में मजिस्ट्रेट के सामने केस डाल देते हैं। अब ये बार बार जो 156(3), 154 आ रहा है, ये इस चीज को समझ लेते हैं थोड़ा सा ताकि आपको स्टोरी समझ में आ जाए। तो एक जनरल अगर मैं आपको बात कहूं तो एक पर्सन जो पुलिस स्टेशन में जाता है इंफॉर्मेशन लेके, तो 154 के अंतर्गत उसकी एफआईआर रजिस्टर्ड की जाती है, जिसको हम एफआईआर बोलते हैं। हालांकि 154 में एफआईआर वर्ड यूज नहीं है, लेकिन इसे हम बोलते हैं एक जनरली। ठीक है, तो होता क्या, जैसे ही आप एक थाने में जाके इंफॉर्मेशन दोगे, वो रिटन में भी हो सकती है, ओरल में भी हो सकती है। मान के चलो आप पढ़े लिखे नहीं, ओरल में देते हो, तो वहां पे जो भी पर्सन होगा वो उसे रिटन में लिखेगा और आपको फिर पढ़ के सुनाएगा उसमें कि आपने क्या लिख के दिया है, क्या है, और उस पर फिर आपके साइन भी कराएगा और जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी रजिस्टर प्रिस्क्राइब किया होगा उसके अंदर उसको रिकॉर्ड करेगा, एंट्री करेगा। ठीक है, और एक उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी भी आपको दे देगा। इतना प्रोसीजर वो करता है। ठीक है, और एफआईआर तभी करता है जब संज्ञेय अपराध हो। मान के चलो जो आपने अपनी स्टोरी बताई है और उससे ये संज्ञेय, मान के चलो ये ए पर्सन है जिसने अभी ये स्टोरी बताई है, अब इससे संज्ञेय अपराध निकल के नहीं आ रहा है, तो वो क्या असंज्ञेय अपराध निकल के आ रहा है, तो वो एनसीआर काट देता है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट 155 में। नए लॉ में बता दूं आपको तो 154, 173 हो गई है और एक से जो 55 थी वो 174 हो गई है। तो ये आपको याद करना है। ठीक है, अब जो नए लॉ में बात होगी वो इन प्रोविजन के अंतर्गत बात होगी। अब मैं जो बता रहा था 154 में, मान के चलो पुलिस वाला ये कहता है कि नहीं जी ऑफेंस नहीं बनता, ये तो सिविल नेचर का है, तो आपके पास क्या रेमेडी है, तो वहीं पे पहले 154(3) में आपको ये लिखा था कि आप उनके एसपी को एक रिटन में कंप्लेंट दे सकते हो। तो उसमें एसपी को अगर लगता है कि संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है और ये जो इंफॉर्मेशन है इससे निकल के आ रहे हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो वो जो इनका जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है तो वो अपने लेवल पे उसका इन्वेस्टिगेशन कर लेगा। ये मेट्रोपॉलिटन सिटी में आपके डीसीपी हो जाते हैं, तो ये अंतर देखने को मिलता है। पर रूरल और अर्बन वाला हिसाब किताब है। रूरल में तो आपको वो जनरली एसपी या एसएसपी देखने को मिलते हैं और ये अर्बन के अंदर आपको डीसीपी देखने को मिल जाते हैं जहां कमिश्नरेट है। तो वो इस मामले को देखते हैं और वो मामला बनता है तो ये तो वो खुद इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं उस केस का, अदरवाइज वो किसी सब ऑर्डिनेट को मार्क कर देते हैं और कहते हैं कि इसमें इन्वेस्टिगेशन करो, एफआईआर करो और इसे इन्वेस्टिगेट करो केस। ठीक है, अगर मान के चलो अब ऐसी सिचुएशन है कि एसपी साहब जो हैं 154(3) उन्हें भी समझ में नहीं आता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, तो ऐसी सिचुएशन में अब जो हमारे पास रेमेडी होती है उस विक्टिम के पास, वो मजिस्ट्रेट के पास सीधा जा सकता है, कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास। अभी कंसर्न थाने में गया था, फिर वो कंसर्न एसपी जो होगा उसके पास गया, अब कंसर्न जो कोर्ट होगा उसके पास जाके 156(3) डाल देगा। अब 156(3) डाल देता, अब नए लॉ में जो 156(3) है 175(3) हो गई है। और आपको बता दूं कि अब जो 154(3) थी
वो 173(4) हो गई है। और 173(4) में ही अगर आपको ग्रेवियंस है एसपी से तो आप उसके लिए भी लिख सकते हो, और उसी में ही मजिस्ट्रेट के लिए भी लिख दिया कि ग्रेवियंस हो तो मजिस्ट्रेट के यहाँ कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। तो दोस्तों जो 156(3) में पहले केस फाइल होता था, अब वो 173(4) रीड विथ 175(3) के अंतर्गत केस फाइल होता, क्योंकि 175(3) तो 156(3) जो थी वो हो गई। अब जो 154(3) थी वो 173(4) में मजिस्ट्रेट के लिए भी लिख दिया। तो इस तरह से अब चीजें जाती हैं। तो प्रोविजन याद रखना है 156(3) में। अब ये 156(3) में जज साहब को 156(3) के अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग ऑर्डर देने की पावर होती है, केवल कि वो एफआईआर के लिए डायरेक्ट कर दें और इन्वेस्टिगेशन उसके रिगार्डिंग कर दें बस। तो ये चीज होती है। तो इन्होंने फाइनली 156(3) में डाल दिया वहां पे। अभी आज की बात करूं तो 173(4) रीड विथ सेक्शन 175(3) मामला डल गया। अब मजिस्ट्रेट ने इसमें आख्या कॉल कर लिया। आख्या क्या होता है? रिपोर्ट कॉल होती है कि उस थाने से रिपोर्ट मंगा ली जाए जिस थाने में आप एफआईआर करने गए थे, जिसने सुना नहीं है उनसे, और डीसीपी से रिपोर्ट कॉल कर ली जाए। जनरली कोर्ट कर लेता है कि इसमें क्या हुआ था। तो उसमें जो पुलिस स्टेशन, जो ये कंसर्न पुलिस स्टेशन है, वो रिपोर्ट फाइल करता है कि इनका भूमि से रिलेटेड कोई मामला था। ये दोनों लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते थे और इनका प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई रिपोर्ट था। उसी की ये केस की ट्रांजेक्शन है इन दोनों के बीच। बाकी और कोई मामला संज्ञेय अपराध नहीं बनता है। और इस फैक्ट से हमारा जो कोर्ट है वो सेटिस्फाई हो जाता है और इसको रिजेक्ट कर देता है। फाइनली जो हमारे ये ए है, ये क्या करते हैं, उसकी रिवीजन डालते हैं सेशन कोर्ट में। और सेशन कोर्ट भी जो नीचे जेएमसी का कोर्ट था, जो सीजीएम का जो ऑर्डर था, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, उसी ऑर्डर से सहमत होते हैं और वहां से भी इनका रिजेक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद ये कुछ दिन के बाद एविडेंस जो जाते हैं और फाइनली दोबारा से पुलिस को अप्रोच करते हैं। अब क्या होता है, पुलिस एफआईआर इसमें कर लेती है 420, 467 और 506, 504, 406, मतलब चीटिंग, 310, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, पर्सोनेशन ऑफ चीटिंग। तो कॉपीराइट, बहुत सारे सेक्शन के अंतर्गत एफआईआर लॉन्च हो जाती है। नाउ अब पिक्चर आती है हमारी मेन। अब पिक्चर आती है मेन। तो अब इस चीज के अगेंस्ट जो एफआईआर हो जाती है, उस चीज के अगेंस्ट जो हमारे बी पर्सन है, ये जाते हैं, जो प्रमोद कुमार शुक्ला है, ये जाते हैं हाई कोर्ट में 226 के अंतर्गत रिट में। और 482 के अंतर्गत ये क्वॉश, एफआईआर को क्वॉश करने की बात करते हैं। और वहां पे एक क्वेश्चन उठाते हैं, क्योंकि ये सब जो मैटर है ऑलरेडी नीचे 156(3) में डिसाइड हो चुका है, इवन सेशन कोर्ट से भी डिसाइड हो चुका है। तो इनको अगर जाना भी था तो हाई कोर्ट के पास जाना था दोबारा उस ऑर्डर को चैलेंज करने, रिवीजन को। पर ये पुलिस ने कैसे इसमें एफआईआर करी, और पुलिस को के ऊपर ये इसमें रेस जुडिकाटा बार्ड, रेस जुडिकाटा का बार्ड होता है, तो बार है, तो इसलिए ये एफआईआर नहीं कर सकते थे। दो जजमेंट का भी वो इसमें जिक्र करते हैं, जिसमें एक जजमेंट है उसमें का जिक्र किया है इन्होंने, जिसमें कि वो 156(3) एक बार रिजेक्ट हुई, उस सामने वाले ने दोबारा से लगा दी। तो उस जजमेंट में यही हेल्ड किया था कि भैया एक बार अगर कोई चीज डिसाइड आपको कर दी है तो दोबारा से आप करते हो तो क्रिमिनल केस में भी रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाता है। तो वो 156 डाल दी थी, जबकि वहां डलनी चाहिए थी 156(3)। अगर रिजेक्ट है ना तो आप एज अ कंप्लेंट केस भी मजिस्ट्रेट चला सकता है, तो आप कंप्लेंट केस फाइल करते वहां, आपको करना ही था। पर आपने दोबारा से 156 कर दी, इसलिए वो रिजेक्ट हो गई। तो उस चीज का भी इन्होंने हवाला दिया। साथ में ये भी कहा कि जो इश्यूज लेके आई है ऑलरेडी पहले डिसाइड हो चुका है, तो ये अननेसेसरी अब्यूज ऑफ प्रोसेस होगा, इसलिए इस एफआईआर को क्वेश्चन कर दो। साथ में जो हमारे जो बी की तरफ से जो था, स्टेट की तरफ से जो थे, उन्होंने भी रखे सबमिशन की ये वैधानिक शक्ति है पुलिस की एफआईआर करने की, जो 156(3) से नहीं छीनी जा सकती है। और इसमें फैक्ट भी हैं, वो थोड़े से नए आए हैं और नए फैक्ट पे एफआईआर हो सकती है, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स हो गई, क्रेडिट कार्ड्स हो गए, और भी जो एविडेंसेस थे नए वो निकाले गए थे और वो दिए गए थे। उसके बाद ही एफआईआर हुई थी। और इन्होंने भी कुछ जजमेंट्स कोर्ट के अंदर फाइल करी, जिन पे ऊपर इन्होंने रिलाई करा कि कैसे रेस जुडिकाटा बार नहीं करता है, कैसे चीजें नहीं कर सकता है। इन सब चीजों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक एक क्वेश्चन को डिसाइड करे, जो क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे थे। तो अब पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने पहली चीज उठाता हूं कि क्या 156(3) में जो जज साहब हैं वो क्या वो फाइनल ऑर्डर देते हैं इसमें? क्या ये डिसाइड करते हैं कि कौन गिल्टी है, कौन कौन नहीं है? तो इसका सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि 156(3) के अंदर जो आदेश होता है वो फाइनल ऑर्डर नहीं होता है, फाइनल एडजुडिकेशन नहीं होता है। उसमें मजिस्ट्रेट सिर्फ 156(3)
के अंतर्गत जो इन्वेस्टिगेशन करने की पावर है पुलिस को, उसके रिगार्डिंग ही डायरेक्शंस देता है, उसी के रिगार्डिंग बस इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर देता है। हाँ, ललिता कुमारी में ये कहा कि उसको वॉच भी कर सकता है उस चीज को, पर अल्टीमेट वो ये डिसाइड नहीं करता है कि इसमें जो प्रपोज्ड अक्यूज्ड है उसने ऑफेंस किया या नहीं किया है। ये इन्वेस्टिगेशन से निकलता है, फिर कोर्ट में चार्जशीट आती है, फिर चार्ज फ्रेम होते हैं, फिर वो कोर्ट ट्रायल के बाद डिसाइड करता है वेदर गिल्टी और नॉट गिल्टी। वो उस टाइम फाइनल डिसीजन उससे कहते हैं। तो इसमें तो केवल ये एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन दे देते हैं। तो कोर्ट ने यहाँ पे एक तो चीज बड़ा क्लियर कर दी कि फाइनल ऑर्डर नहीं है ये, तो रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता, क्योंकि रेस जुडिकाटा अप्लाई वहीं होता है फाइनल एडजुडिकेशन जहां पे दे दी जाए। अब मैं आपको रेस जुडिकाटा समझा देता हूँ। रेस जुडिकाटा हमारे सेक्शन 11 सीपीसी में डिफाइन है। क्रिमिनल की बात करें तो ये डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली आर्टिकल 20 सबसेक्शन 2 जो है, सॉरी आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 2 जो है उसके अंतर्गत दिया गया कि एक ही ऑफेंस के लिए ना तो आप उसका सेम ऑफेंस के लिए ना तो आप उसका ट्रायल कर सकते हो, प्रोसिक्यूशन कर सकते हो उसका, ना ही कन्विक्ट कर सकते हो, सजा दे सकते हो। सेम इसी तरह का 300 जो है सीआरपीसी और मेरे ख्याल से 337 बीएनएसएस में भी ये प्रोविजन है कि आप एक ही केस के लिए कोई कन्विक्शन हो गया तो उसके लिए दोबारा से ट्रायल नहीं चलाया जा सकता किसी भी कोर्ट के अंतर्गत। ठीक है, तो ये वहां से कॉन्सेप्ट निकल के आता है। रेस जुडिकाटा होता है क्या, तो मैं आपको बता दूं कि मान के चलो कोई मैटर है और किसी कोर्ट ने उसे फाइनली डिसाइड कर दिया है, तो सेम पार्टी सेम फैक्ट पर दोबारा ही सूट फाइल नहीं किया जा सकता, केस फाइल नहीं किया जा सकता है। अब वो बात अलग है कि आप अपील फाइल कर दो, पर सूट फाइल नहीं कर सकते। सूट फाइल करना अलग है, अपील फाइल करना अलग है। तो इस चीज को आपको समझना होगा। रेस जुडिकाटा अभी मैं इतना ही समझाऊंगा आपको। सिंपल से ये समझो कि कोई इशू ऑलरेडी अगर फाइनली डिसाइड कर दिया है कोर्ट ने, तो उसी चीज के ऊपर अब दोबारा से उसके ऊपर सुनवाई नहीं होगी, ये आपके ऊपर रेस जुडिकाटा का बार है। तो कहां से वो मिली, कुछ जजमेंट है उनके अंतर्गत भी ये चीज निकल के आई। जैसे वो 156 जो 2 फाइल कर दी थी उन्होंने, जो जजमेंट थी उसमें, तो उसमें रेस जुडिकाटा इसीलिए अप्लाई हुआ था कि एक इशू ऑलरेडी डिसाइड कर दिया था कोर्ट ने 156 तो दोबारा आपके पास कंप्लेंट की रेमेडी थी, तो आप 156 थोड़ा फाइल कर दोगे उसी कोर्ट में सेम में, तो ये तो बार करता है। तो ये चीजें, तो एक क्वेश्चन तो ये डिसाइड कर दिया। अब दूसरा क्वेश्चन कोर्ट ने ये डिसाइड करा कि ये जो एफआईआर हो सकती है कि नहीं हो सकती 156 के रिजेक्ट के बाद, तो उन्होंने बड़ा क्लियर कह दिया कि 156(3) रिजेक्ट जो होती है वो केवल ये होती है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं, वो फाइनल डिस्पोजल नहीं होता है। तो 156(3) रिजेक्ट होने के बाद भी, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद भी एफआईआर की जा सकती है सेम फैक्ट के ऊपर भी। न्यू फैक्ट कुछ ऐड हो वो तो हो ही हो, सेम फैक्ट के ऊपर भी की जा सकती है, क्योंकि ये वैधानिक शक्ति है जो पुलिस को मिली है 154 के अंतर्गत एफआईआर करने की, और आज के नए लॉ की बात करें तो 173, और जो 156 है उसके अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन करने की पावर जो उनको वैधानिक रूप से मिली है उससे किसी भी कंडीशन में छीना नहीं जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंतर्गत निर्धारित किया कि हो सकती है। इवन जो तीसरा क्वेश्चन था कि सेशन में भी मान लो रिवीजन भी अगर खारिज कर दी गई, इसके बाद भी यही सेम प्रिंसिपल लागू होता है कि ये डिसीजन है वो फाइनल डिसीजन नहीं होता है, तो इसलिए रेस जुडिकाटा इसके ऊपर अप्लाई नहीं होती है और वैधानिक शक्ति को छीना नहीं जा सकता। तो पुलिस की वो अपनी पावर है 156(1) में इन्वेस्टिगेशन करने की, और यहाँ पे जो जज के यहाँ 156(3) डलती है उसमें भी जज साहब केवल यही डिसाइड करते कि इन्वेस्टिगेशन होना है या नहीं होना है। ये डिसाइड नहीं करते कि अक्यूज है इसमें या नहीं है, क्या केस बनता है, ये सब नहीं, कि इन्वेस्टिगेशन हो सकता है कि नहीं, कॉग्निजेबल केस है और इन्वेस्टिगेशन की इसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो लिमिटेड रोल होता है। और आपको मैं बता दूं यहीं पे कि 200 से भी आप कंप्लेंट हो, मैं जनरली क्या कोर्ट 156(3) अगर डिसाइड नहीं करती है तो आप 200 में कंप्लेंट केस के तौर पे चला दे, तो 200 में तो जज साहब कॉग्निजेंस लेने के बाद चीजों को प्रोसीड करते हैं, लेकिन 156(3) में कॉग्निजेंस नहीं लेते, बगैर कॉग्निजेंस लिए ही उसको डिसाइड करते हैं। तो कॉग्निजेंस हमारा 190 में लेते थे पहले सीआरपीसी में, अब 210 हो गया है। तो कॉग्निजेंस 3 चीजों के ऊपर लिया जा सकता है, एक तो कंप्लेंट के ऊपर लिया जा सकता है, एक चार्जशीट के ऊपर लिया जा सकता है, यानी पुलिस ने एफआईआर करी और उसके बाद चार्जशीट फाइल करी, एक ये है अदर देन पुलिस रिपोर्ट, या जो कोर्ट है उसकी अपनी खुद की इंफॉर्मेशन हो, जैसे उन्होंने टीवी में कोई चीज देखी या उनकी खुद की नॉलेज में कोई ऐसा है, उसके ऊपर भी कॉग्निजेंस वो ले सकते हैं। तो यही चीज है, ये चीज भी इस जजमेंट के अंतर्गत बहुत अच्छे से बताई गई। तो यहाँ पे भी ये बार नहीं कर रहा क्योंकि कॉग्निजेंस नहीं लेते, कोई चीज डिसाइड नहीं करते हैं, तो ये फाइनल ऑर्डर होता नहीं, इसलिए ये हो जाता। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली
हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर डिसाइड किया था वो उसके ऊपर ही अपनी मोहर लगा दी और कहा कि ये ऑर्डर सही है। 156(3) के बाद भी, डिसमिस होने के बाद भी एफआईआर कराई जा सकती है, इवन सेम फैक्ट के ऊपर भी कराई जा सकती है।